हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। मेरा नाम है रितिका रानी और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो हम कर रहे थे चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है म्यूटेशन। ठीक है, पिछले क्लास में हमने कवर किया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। वहाँ हम बात कर रहे थे कि कुछ वाइल्ड टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ म्यूटेटेड होते हैं। तो ये म्यूटेशंस वर्ड आया कहाँ से, ये म्यूटेटेड कैरेक्टर्स कहाँ से आए, म्यूटेशन होता क्या है, कैसे होता है, क्या चेंजेस करता है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है हमें। तो हम स्टार्ट करते हैं म्यूटेशन से। देखो, म्यूटेशन बेसिकली होता है किसी भी जीन में क्रोमोसोम्स में हमारे पास जीन होते हैं, जीन में कोई सा भी चेंज हो जाए, सडन, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, और इनहेरिटेबल चेंज। ठीक है, सडन, डिसकंटिन्यूअस और इनहेरिटेबल चेंज, ये तीनों जो हो जाए अगर किसी के क्रोमोसोम में, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। तो व्हाट इज म्यूटेशन? सडन, अचानक से हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एंड इनहेरिटेबल चेंज। इनहेरिटेबल चेंज इन डीएनए और जेनेटिक मटेरियल। हमारे में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, इसलिए हम डीएनए भी लिख देते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमने बोला सडन होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा और इनहेरिटेबल होगा। मतलब अचानक से हो सकता है, कोई कंटिन्यूएशन नहीं होगा कैरेक्टर में। जैसे हम हाइट के बारे में जब बोलते हैं तो हाइट में 4.1, 4.2, 4.3 ऐसे बोलते हैं, 5.1, 5.2 ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा कोई कंटिन्यूएशन नहीं होता है कि हाइट जब हमारा बढ़ेगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा। मान लो कोई 4 फुट का बच्चा है, बड़ा हो रहा है, अभी उसकी हाइट 4 फुट है, थोड़ा बढ़ेगा, 4 फुट 1 इंच होगा, 4 फुट 2 इंच होगा, 4 फुट 3 इंच होगा, 5 फुट होगा, 6 फुट होगा। ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। पर यहाँ पर कोई कंटिन्यूअस, अचानक से कुछ अजीब सा चेंज आ जाता है। ठीक है, कुछ अजीब सा अचानक से चेंज आ गया, सडन, डिसकंटिन्यूअस और इनहेरिटेबल। मतलब अगर मम्मी पापा में है तो बच्चों में भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो जा सकता है, तो इनहेरिटेबल भी होता है ये। ठीक है, तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं म्यूटेशंस के। और ये क्या इम्पैक्ट इससे क्या पड़ता है? इससे इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारे जीन्स में चेंज होगा तो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो देखो, अब म्यूटेशंस हमें पढ़ने हैं 3 तरीके के। एक्चुअली में 3 तरीके के म्यूटेशंस होते हैं, जीनोमैटिक, क्रोमोसोमल एबरेशंस और एक जीन पॉइंट म्यूटेशन। बट हमारे एनसीईआरटी में 2 ही है, हम 2 को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमें क्या पढ़ना है, क्रोमोसोमल एबरेशंस, टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो, टाइप ऑफ म्यूटेशंस में हमारे पास हमें 2 पढ़ना है। एक है हमारे पास क्रोमोसोमल एबरेशंस और एक है पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन। अब देखो, क्रोमोसोमल एबरेशन में क्या होता है, जीन के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे क्रोमोसोमल एबरेशन का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में इसमें बहुत सारे टाइप्स के म्यूटेशंस हो सकते हैं। इसके और टाइप से क्या हो जाएगा, जीन में हो जाएगा डिलीशन, क्रोमोसोम में डिलीशन हो जाएगा, एडिशन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है डुप्लीकेशन। देखो, मान लो यहाँ पर एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये वाला क्रोमोसोम जो है, इसमें से ये वाला पार्ट, ये पार्ट डिलीट हो गया, गायब हो गया, कट गया। ठीक है, मतलब पेरेंट्स में, मान लो पेरेंट्स में हमारे जो थे उनमें पूरा क्रोमोसोम था, पर बच्चे में अचानक से ये वाला पार्ट डिलीट हो गया। ठीक है, बच्चे में अचानक से ये वाला पार्ट डिलीट हो गया। तो इस टाइप के क्रोमोसोम में चेंज जो आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, डिलीशन टाइप का, कुछ पार्ट डिलीट हो गए। फिर डुप्लीकेशन में क्या हो जाता है, मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट है, इसी का एक कॉपी बन जाएगा साथ में।
तो यहाँ पर एक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है, ये भी एक टाइप का है। फिर एक इन्वर्जन है, देखो मान लो हमारे पास जीन्स का एक सीक्वेंस होता है कि यहाँ पर मान लो कोई जीन है, हम नाम दे रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, इस तरीके से जीन्स सीक्वेंस में प्रेजेंट है, उनका एक पोजीशन है, ठीक है। अगर मान लो ये 3 और 4 उल्टा हो जाए और यहाँ पर अब 1 2 तो ठीक है, पर यहाँ 4 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए और यहाँ 5 है, इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन, अलट पलट हो गया, ठीक है, 180 डिग्री चेंज हो गया। ये भी चेंजेस होता है, ये नॉर्मल नहीं है, लगेगा अरे मतलब है तो जीन का ही पार्ट ना, बट ये नॉर्मल नहीं है, इसकी वजह से भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो ये होता है एक हमारा क्रोमोसोमल एबरेशन टाइप का म्यूटेशन, एक होता है हमारा पॉइंट म्यूटेशन। अब देखो देखो पॉइंट म्यूटेशन में हमारे पास यहाँ पर भी दो तरीके के हैं। पॉइंट मतलब यहाँ पर किसी एक जगह, एक पॉइंट में चेंज होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है, पॉइंट म्यूटेशन, इसी एक जगह पर चेंज होगा। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, मान लो हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंस है CAGGCA, ठीक है, ये है, ये सीक्वेंस है हमारा चल रहा है। यहाँ पर एक मान लो ये A हट गया है, यहाँ इस एक जगह पर कोई और, एक जगह पर कुछ और आ गया है, कोई और बेस आ गया है। हमने पढ़ा है ना, बेस हमारे पास क्या होता है, DNA में हमारे पास ATGC होते हैं, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन DNA में होता है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास RNA में यूरासिल एक होता है T के जगह पर, ठीक है। तो मान लो ये A हट के यहाँ कोई और आ गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब इसके जगह पर कोई और आ गया है। अब A के जगह पर कौन आ सकता है, देखो A के जगह पर क्या आ सकता है, C आ सकता है, G आ सकता है, T आ सकता है। A के जगह पर, इसके सामने नहीं, A हट गया है, इसके जगह पर C आ सकता है, इसके जगह पर G आ सकता है, इसके जगह पर T आ सकता है, इन तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। तो अब हमें पता है कि प्यूरिन्स क्या होते हैं और पायरिमिडीन्स क्या होते हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, ठीक है। सब कुछ पढ़ा हुआ है सबका बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, कुछ भूलना नहीं है, क्योंकि 11th पढ़ाया इसीलिए जाता है कि 11th के बाद 12th में चीज़ें समझ में आए। ओके, तो प्यूरिन हमारे पास क्या होता है, A और G हमारे पास प्यूरिन्स होते हैं और T और C हमारे पास पायरिमिडीन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर A को हम G से रिप्लेस कर देते हैं, A के जगह अगर हमारे पास G आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, प्यूरिन प्यूरिन से ही रिप्लेस हुआ है, ठीक है। और अगर A के जगह पर C आ जाएगा या A के जगह पर T आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, प्यूरिन पायरिमिडीन से रिप्लेस हुआ है। मतलब एक जैसे में, या तो सब्स्टिट्यूशन में एक जैसे लोगों में हो, प्यूरिन प्यूरिन में हो या प्यूरिन पायरिमिडीन में हो, दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो दो तरीके का यहाँ पर जो होता है, इनको दो अलग अलग नाम दिया गया है। अब देखो यहाँ पर अगर प्यूरिन प्यूरिन में ही रिप्लेसमेंट हो जाए तो हम इसे नाम देते हैं ट्रांजिशन, ठीक है, हम इसे नाम देते हैं ट्रांजिशन। और अगर प्यूरिन पायरिमिडीन में रिप्लेसमेंट होए, सब्स्टिट्यूशन होए, मतलब एक प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन आ रहा है या पायरिमिडीन की जगह प्यूरिन आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जन। ठीक है, ये दो नाम याद रखना है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब देखो यही वाला एग्जाम्पल हम यहाँ उठा के रखते हैं।
GCA, ठीक है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस में या तो हम एक और बेस ऐड कर दे रहे हैं या हम एक हटा दें। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रेम शिफ्ट में या तो एडिशन हो रहा है या तो सब्सट्रैक्ट। कोई सा भी एक बेस, मान लो हम यहाँ पर एक ए और ऐड कर देते हैं, तो पहले जो हमारा यहाँ पर प्रोटीन्स बन रहे थे, पहले जो हमारे प्रोटीन्स बन रहे थे, वो एक अमीनो एसिड जो रीड होगा वो CAG के लिए एक अमीनो एसिड रीड होगा, फिर GCA, ये एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड आएगा, ठीक है, एक के बाद एक, फिर ऐसे चेन्स बनते जाएंगे तो प्रोटीन। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये C ऐड करके अब हम इसका क्या चेंज कर चुके हैं, रीडिंग का फ्रेम चेंज कर चुके हैं, ठीक है। अब ये पहले जो अमीनो एसिड बन रहा था CAG, अब हम रीडिंग का फ्रेम चेंज कर चुके हैं क्योंकि एक और इसमें आ गया है। तो अब जो अमीनो एसिड बनेंगे वो क्या बनेगा, पहले CAA का कोई अमीनो एसिड होगा वो आएगा, उसके बाद GGC वाला अमीनो एसिड आएगा, फिर आगे कंटिन्यू होगा। तो अब यहाँ पर देखो हमने अमीनो एसिड ही चेंज कर दिया, CAG की जगह पर CAA वाला कोई अमीनो एसिड आ जाएगा, GCA की जगह पर GGG हो गया, तो यहाँ पर कोई दूसरा। तो हमारा जब अमीनो एसिड ही चेंज हो गया, अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो गया, तो प्रोटीन चेंज होगा, बिल्कुल होगा। जब अमीनो एसिड का सीक्वेंस ही चेंज हो चुका है, अमीनो एसिड ही चेंज हो चुका है, तो प्रोटीन भी चेंज होगा। प्रोटीन चेंज होगा मतलब जो पहले काम हो रहा था वो अब काम नहीं होगा, कुछ दूसरा काम होगा, या हो सकता है कोई काम हो ही ना, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हमने फ्रेम, रीडिंग को, फ्रेम को चेंज कर दिया, या तो ऐड कर देंगे या तो सब्सट्रैक्ट। मान लो हम यहाँ से ये C हटा देते हैं, ये C अगर हम हटा देंगे तो यहाँ पर अब क्या रीड होगा, पहला वाला में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इधर देख लेते हैं, देखो CAG GCA। अब ये वाले C को हम यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, हटा दिया। तो अब पहले CAG पर एक अमीनो एसिड बन रहा था और इसका एक अमीनो एसिड आ रहा था, अब क्या आएगा, CAG का तो ठीक है, ठीक ठाक आएगा, पर GA और इसके बाद मान लो यहाँ पर T था, अब इस पर ये जो अमीनो एसिड बनेगा, यहाँ वाला नहीं चेंज हुआ पर यहाँ वाला तो चेंज हो गया, यहाँ वाला चेंज हो गया, तो कोई एक भी अमीनो एसिड चेंज हुआ तो कुछ अलग ही टाइप का प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पर भी जो काम पहले हो रहा था वो नहीं होगा, कुछ और होगा, ठीक है। तो ये सब होते हैं म्यूटेशंस में, ओके। इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन। एक बेस या तो ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा या सब्सटीट्यूट होगा, ठीक है। ये हमारा होता है म्यूटेशन यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इसी बेसिस पर कि म्यूटेशंस कैसे होते हैं, ठीक है, म्यूटेशंस कैसे हो रहे हैं, क्या कौन सा प्रोटीन नहीं बन रहा है या कौन से बेस पेयर में चेंज हो गया, पर हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर डिपेंड करता है। तो हम जेनेटिक डिसऑर्डर में जो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ है, क्यों वो जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है, तो इसका हमें इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि हमें म्यूटेशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर को पहले हम समझ लेते हैं कि किस टाइप के हो सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर नाम से समझ में आ रहा है कि जीन्स में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो जब जीन्स में कुछ प्रॉब्लम हुई है मतलब वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो देखो जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर होगा एक हमारे एलोसोम्स में, एलोसोम्स में होगा हमारे पास, और एक होता है ऑटोसोम्स में। अब एलोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो डिसऑर्डर्स होंगे उनका जीन कहाँ पर प्रेजेंट होगा, या तो एक्स क्रोमोसोम में होगा, तो हम क्या बोल देंगे एक्स लिंक्ड, एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से है तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, या तो वाई लिंक्ड डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब देखो ऑटोसोम्स में क्या हो सकते हैं हमारे पास, ऑटोसोम्स में हमारे पास हो सकते हैं या तो डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, या ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव।
मतलब ऑटोजोम्स में उसके क्रोमोजोम्स जो है, वो जो क्रोमोजोम्स है वो सेक्स वाले क्रोमोजोम्स नहीं हैं। ऑटोजोम्स में उस कैरेक्टर का जीन्स जो है वो ऑटोजोम्स में लोकेटेड है और वो डोमिनेंट की तरह से इनहेरिट हो सकता है या रिसेसिव की तरह से हो सकता है, राइट। और एलोजोम्स मतलब सेक्स रिलेटेड, जैसे एक्स वाले क्रोमोजोम में जो जीन्स होंगे जिस कैरेक्टर के, वो एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड कहलाएंगे, और वाई वाले में जिसमें होंगे वाई कैरेक्टर से लिंक्ड कहलाएंगे। तो अब हम एक एक करके जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। देखो पहला है हमारे पास जो डिसऑर्डर है फिनाइल कीटोयूरिया। ठीक है, फिनाइल कीटोयूरिया ये है एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब देखो इसमें होता क्या है, ऑटोसोम्स में इसके जीन्स लोकेटेड होंगे, ठीक है, ऑटोसोम्स में इसके जीन्स लोकेटेड है, मान लो इस पोर्शन में जीन्स लोकेटेड है। अब यहाँ पर जो जीन है वो क्या बना रहा है, वो एक एंजाइम बनवा रहा है। जीन से हमारा बने, जीन मतलब डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन क्या है, हमारा एंजाइम। एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के ही होते हैं। तो ये जो प्रोटीन बनवा रहा है वो एक एंजाइम है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। ये एंजाइम बन रहा है, नॉर्मल फंक्शन में ये एंजाइम बन रहा है। अब ये क्या काम करता है, ये फिनाइल एलेनिन एक कंपाउंड होता है हमारे बॉडी में, इसको तोड़ के टायरोसिन बनवा देगा, ठीक है। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है। तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज क्या है, एक एंजाइम है। इसका काम क्या है, इसका बेसिक फंक्शन जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में होता है, फिनाइल एलेनिन को तोड़ता है, टायरोसिन बनवा देता है, ये इसका नॉर्मल फंक्शन है। अब अगर यहाँ पर म्यूटेशन हो गया, यहाँ पर म्यूटेशन हो गया, मान लो ये जीन गायब हो गया या कुछ चेंजेस हो गया जिसके वजह से हमारे पास क्या नहीं बन पा रहा है, हमारे पास फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन पा रहा है। हमें मतलब नहीं है जीन गायब हो गया हो, फ्रेम शिफ्ट हुआ हो, सब्स्टिट्यूशन हुआ है, क्या हुआ है नहीं हुआ है, कोई लेना देना नहीं है। अल्टीमेटली ये हमारे पास नहीं बन रहा है, हमें उससे मतलब है, ये नहीं बन रहा है किसी भी रीज़न से। अगर ये नहीं बन रहा है, जीन में कोई सा भी म्यूटेशन हुआ है, ये नहीं बन रहा है, तो हमारे पास ये काम नहीं हो पाएगा। जब ये काम नहीं हो पाएगा तो फिनाइल एलेनिन क्या होगा, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा। फिनाइल एलेनिन टूटेगा नहीं, तो इसका क्या होगा, ये एक्यूमुलेट होगा, मतलब ये जमा होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। ये जब बढ़ता जाएगा तो इसके वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये ब्रेन को इफेक्ट करता है, ब्रेन को इफेक्ट करेगा, स्किन और हेयर को इफेक्ट करेगा, ठीक है। स्किन और हेयर के पिगमेंटेशन को इफेक्ट करता है, ब्रेन को इफेक्ट करता है, तो ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब देखो इसका जीन जो होता है जो हेमोग्लोबिन होता है, वो हेमोग्लोबिन जो फॉर्म होता है वो हमारा होता है क्रोमोसोम नंबर। हेमोग्लोबिन के दो फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, बीटा चेन और अल्फा चेन। देखो हेमोग्लोबिन जो हमारा बनता है उसके जीन्स में हमारे पास दो, हेमोग्लोबिन जब बनता है तो उसके दो फॉर्म्स होते हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। तो इसके बनने वाला जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 11।
और ये बनता है। तो जो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 11 में अगर कुछ म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर हेमोग्लोबिन में कुछ चेंजेस होंगे। तो हेमोग्लोबिन के हमारे यहाँ पर बीटा चेन में चेंजेस आते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 11 में इसका जीन है जो कि नॉर्मल हेमोग्लोबिन बनवाता है। हेमोग्लोबिन कहाँ होता है, हमारा आरबीसी में होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये जो होता है अल्फा और बीटा चेन में, बीटा चेन डिफेक्टिव बन जाता है, ठीक है। बीटा चेंज में यहाँ पर क्या हो जाता है, बीटा चेन में म्यूटेशन हो जाता है। ओके, देखो नॉर्मल बीटा चेन जो बनता है प्रोटीन का बना हुआ है। नॉर्मल बीटा चेन के 6th पोजीशन पर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, नॉर्मल बीटा चेन में 6th पोजीशन पर क्या होता है, हमारे पास ग्लूटामिक एसिड, जो अमीनो एसिड होता है वो होता है ग्लूटामिक एसिड। अब ग्लूटामिक एसिड होता है GUG, ओके सॉरी, ग्लूटामिक एसिड होता है हमारा GAG। ये जो कोडोन है ये हमारा ग्लूटामिक एसिड के लिए होता है। ग्लूटामिक एसिड हमारा होता है GAG कोड करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब म्यूटेशन हो रहा है तो म्यूटेशन में यहाँ पर mRNA में, ठीक है, A की जगह पर क्या आ जाता है U, यहाँ पर क्या आ जाता है A की जगह U mRNA में। जब mRNA बनता है, DNA से RNA बनेगा, तो जो RNA प्रोटीन बनाता है उसे हम कहते हैं mRNA। तो mRNA में G के जगह पर यहाँ पर U आ जाता है। तो अब ये mRNA का सीक्वेंस था जो ग्लूटामिक एसिड बना रहा था 6th पोजीशन पर। अब यहाँ पर सीक्वेंस क्या हो जाएगा हमारा, GUG, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब GUG जब आ गया तो GUG कोड करता है वैलीन के लिए, GUG कोड करता है वैलीन के लिए। वैलीन एक अमीनो एसिड है। तो अब जो हमारा बीटा चेन में जो अब हमारा 6th पोजीशन पर बनेगा अमीनो एसिड, 1 2 3 4 5 6, तो अब जो हमारा 6th पोजीशन पर बनेगा वो क्या बनेगा, वैलीन, ठीक है। अब हमारे पास ग्लूटामिक एसिड नहीं बनने वाला, अब हमारे पास बीटा चेन के 6th पोजीशन पर क्या बनने वाला है, वैलीन। ये कौन सा केस है, म्यूटेटेड। ये जब म्यूटेशन हो चुका है तब म्यूटेटेड, 6th पोजीशन पर हमारा वैलीन बन रहा है। इसके वजह से क्या होता है, जो हमारे आरबीसीज होते हैं ना, नॉर्मल आरबीसी हम लोग क्या पढ़े, बाइकॉनकेव होते हैं, ऐसे कुछ बाइकॉनकेव होते हैं, ठीक है। नॉर्मल आरबीसी हमारे बाइकॉनकेव होते हैं। ये नॉर्मल आरबीसी बन रहा है जब ये कंडीशन है। तो अब जब ये कंडीशन होने लगता है तो आरबीसी हमारे ऐसे सिकल शेप के बनने लग जाते हैं, ऐसे। सिकल एक औजार होता है खेत में कटाई छटाई करने के लिए, ठीक है, उसके जैसा दिखने लगते हैं। तो अब हम क्या कहेंगे, ये हो गए सिकल शेप्ड, सिकल शेप्ड आरबीसी। तो क्या अब ये हेमोग्लोबिन को कैरी कर पाएगा, क्या अब ये हेमोग्लोबिन को कैरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हेमोग्लोबिन कैरी नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाता है सिकल शेप्ड एनीमिया में। ये ऐसे हो जाते हैं, आरबीसी जो है वो हेमोग्लोबिन ज़्यादा नहीं रख पाते हैं। हेमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट में। तो देखो यहाँ पर कंडीशन क्या क्या होता है। अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो देखो क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। यहाँ पर HB, जब हम नॉर्मल बात करते हैं तो HbA, ठीक है, HbA, HbS, और ये हो गया HbS और HbS। तो जब A हम बोल रहे हैं मतलब नॉर्मल आरबीसी बन रहा है, ओके, A यहाँ पर डिनोट कर रहा है कि नॉर्मल आरबीसी बन रहा है। तो HbA मतलब यहाँ पर नॉर्मल आरबीसी बनेगा, सारे के सारे 100% नॉर्मल।
जब HbA HbS किसी एक जीन, एक पार्ट, एक एलील में प्रॉब्लम हो रहा है तो 50% RBC नॉर्मल बनेंगे, 50% सिकल शेप्ड बनेंगे। ठीक है, 50% नॉर्मल बन रहे हैं और 50% कैसे बन रहे हैं हमारे, सिकल शेप्ड। S मतलब सिकल शेप्ड, मतलब एक एलील में प्रॉब्लम हुई है, एक ये देखो हमारा क्रोमोसोम है, ये हमारा क्रोमोसोम है, एक पार्ट में ये वाला पोजीशन पर हमारे पास जीन था तो एक में प्रॉब्लम हो गई है, बाकी जो दूसरा वाला है ये नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, तो 50% हमारे पास नॉर्मल हो गए, 50% सिकल शेप्ड हो गए। काम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा काम चल जाएगा। ठीक है, चल रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। अब HbS या सॉरी तो लिख चुके हैं। अब देखो HbS इस कंडीशन में 100% सिकल शेप्ड, सारे के सारे RBC सिकल शेप्ड बनने वाले हैं। तो हेमोग्लोबिन किसी में भी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो कोई सा भी बॉडी का ऑर्गन जिंदा नहीं रह सकता बिना ऑक्सीजन के, सब मरने लगेंगे। तो अगर ये कंडीशन किसी बच्चे में हो गया, ये कंडीशन हो गया तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, मतलब ये फेटल है। इस कंडीशन में क्या होता है, डेथ होता है, डेथ गारंटीड 100%। ऑक्सीजन तो कहीं पहुंच ही नहीं रहा, और अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो ब्रेन ऑक्सीजन के बिना ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट सर्वाइव कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ब्रेन के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, और भी ऑर्गन्स के लिए क्रिटिकल है, सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा मतलब सीधे डेथ होगा। तो सिकल सेल एनीमिया एक फेटाल डिजीज़ है, मतलब इससे डेथ हो सकता है सीधे सीधे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये हो गया हमारा सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव। ओके, चलो इसके बाद हम नेक्स्ट अगला जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास थैलेसीमिया। ये भी हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया में क्या होता है, आरबीसी में प्रॉब्लम यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर आरबीसी रप्चर होने लगते हैं, आरबीसी मरते हैं। ठीक है, देखो ये यहाँ पर भी क्या होता है, अल्फा चेन और बीटा चेन में डिफेक्ट आ जाता है, अल्फा चेन और बीटा चेन में डिफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो दोनों के वजह से क्या होगा, दोनों ही चेन में डिफेक्ट आता है, जीन में डिफेक्ट आ रहा है तो अल्फा चेन भी डिफेक्टिव बनेगा, बीटा चेन भी डिफेक्टिव बनेगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ पर भी आरबीसी रप्चर करेगा, यहाँ पर भी आरबीसी रप्चर करेगा, अल्टीमेटली आरबीसी धीरे धीरे मरने लगेगा। ये होता है थैलेसीमिया में। इसके बाद है हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, अब देखो कलर ब्लाइंडनेस हमारे पास एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, और इसमें भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, इसमें होता क्या है, देखो हमारे आईज में ना कुछ कोन सेल्स होते हैं, आईज में एक टाइप के सेल्स होते हैं जिनका नाम है कोन सेल्स। इनमें क्या होती है, पिगमेंट्स। ठीक है, इनमें होते हैं पिगमेंट्स। पिगमेंट्स मतलब जो कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, कलर से रिलेटेड। अब इनमें पिगमेंट्स होते हैं, तो अगर कुछ कोन सेल्स में पिगमेंट्स नहीं हो तो हम जो भी देख रहे हैं वो हमें कलर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको एक्चुअली में एक दो कलर देखने में प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर सारे कलर्स दिखेंगे बस उनको रेड कलर का कुछ अगर होगा तो उनको रेड कलर नहीं दिखेगा, वहाँ उनको ब्लैक कुछ दिखेगा। ठीक है, ब्लैक या ग्रेइश कलर कुछ दिखेगा उनको, वो रेड वो बता नहीं पाएंगे कि ये रेड है। ठीक है, उनके सामने कुछ रेड कलर का चीज़ ला के रख दो, वो नहीं बता पाएंगे कि ये रेड है।
ऐसे ही ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होता है कि लोग बता नहीं पाते, ग्रीन कलर उनको ग्रीन दिखता नहीं है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ये ग्रीन कलर का है। एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है, एक ब्लू होता है, 3 तरीके कलर ब्लाइंडनेस होते हैं। रेड ग्रीन, कुछ होते हैं जिनको रेड और ग्रीन दोनों कलर नहीं दिखेगा, तो रेड ग्रीन कलर का जो कलर ब्लाइंडनेस है वो सबसे कॉमन होता है। ओके, अब देखो इसमें क्या है, ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या क्या हो सकता है, पहले हम फीमेल्स में देखते हैं। तो फीमेल्स में नॉर्मल अगर है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। फीमेल में क्या हो सकता है, एक क्रोमोसोम में हो सकता है, एक एलील जो होता है वो डिफेक्टिव हो सकता है, वहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, और एक हो सकता है दोनों में हो, ठीक है, ये होगा। तो ये देखो ये वाली फीमेल जो होगी नॉर्मल होगी, नॉर्मल फीमेल। ये वाली फीमेल को भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा क्योंकि एक डोमिनेंट एलील है इसके पास, ये रिसेसिव है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो यहाँ पर इसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, तो ये भी नॉर्मल फीमेल ही होगी फिनोटिपिकली, नॉर्मल फिनोटिपिकली, नॉर्मल फिनोटाइप मतलब, ठीक है, इसे दिखेगा कलर, पर ये कैरियर कहलाएगी क्योंकि ये कैरी कर रही है अपने एक्स क्रोमोसोम में एक कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन, ठीक है। नॉर्मल फिनोटाइप होगा बट इसको हम क्या कहते हैं, कैरियर, ठीक है, कैरियर, कैरी कर रही है। और ये वाली फीमेल जो होगी ये कलर ब्लाइंड होगी, ये कलर ब्लाइंड फीमेल। अब देखो मेल की बात करते हैं। मेल में 2 कंडीशन, ये नॉर्मल मेल, कोई कलर ब्लाइंडनेस वाला यहाँ पर जीन नहीं है। अब ये देखो एक्स, यहाँ पर मेल क्या हो जाएंगे, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड मेल। क्या मेल कभी कैरियर्स हो सकते हैं एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के लिए, मेल कभी कैरी कर सकते हैं। मेल अगर कैरी करेगा तो खुद ही कलर ब्लाइंड हो जाएगा, तो मेल अगर कैरी कर रहा है इसका मतलब ये कलर ब्लाइंड है, इसमें सीधे सीधे एक्सप्रेस हो जा रहा है क्योंकि कोई डोमिनेंट बचा नहीं है, कोई और डोमिनेंट एलील नहीं है। जैसे यहाँ पर एक के पास कलर ब्लाइंड था, एक तो नॉर्मल था, तो ये डोमिनेटिंग था। अगर एक्स यहाँ पर डिफेक्टिव हो गया है मेल में, तो इसका मतलब क्या है कि मेल कलर ब्लाइंड होंगे ही होंगे, ठीक है। तो फीमेल जो होती है वो कैरियर होती है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स के लिए, मेल कभी भी कैरियर नहीं होते हैं। अब देखो इसमें हम क्या बोलते हैं कि ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो करता है, ठीक है। क्रिस क्रॉस मतलब अगर फीमेल कैरियर हुई तो ये अपने मेल चाइल्ड को बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस दे सकती है, ठीक है। फीमेल जो है अगर कैरियर हुई तो मेल चाइल्ड को बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि फीमेल चाइल्ड कलर ब्लाइंड हो, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारे पास फीमेल है और हमारे पास यहाँ पर एक नॉर्मल मेल है, फीमेल कैरियर है और नॉर्मल मेल है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पर चेक करो, कोई सी भी फीमेल कलर ब्लाइंड होगी, कोई सी भी फीमेल कलर ब्लाइंड होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेटिंग है, नॉन डोमिनेटिंग एलील है। पर मेल कलर ब्लाइंड हो गया क्योंकि फीमेल क्या, इसकी मम्मी कैरियर थी, मम्मी का अगर ये वाला एक्स क्रोमोसोम मेल में जा रहा है इसका मतलब वो सीधे सीधे एक्सप्रेस हो जाएगा, तो मम्मी से मेल चाइल्ड जो है उसको जा सकता है ये। तो मम्मी कैरियर अगर हुई ना तो मेल चाइल्ड सीधे सीधे कलर ब्लाइंड हो सकता है, 50% पॉसिबिलिटी है। आधे मेल 2 मेल चाइल्ड है, आधा नॉर्मल है, आधे कलर ब्लाइंड है। फीमेल जो है दोनों के दोनों ही नॉर्मल है, फिनोटिपिकली नॉर्मल है। कैरियर है वो अलग बात है, पर देख सकती है कलर्स, पर एक मेल चाइल्ड जो है वो कलर ब्लाइंड हो सकता है, 50% चांस है, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ये फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारा कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हमारे पास नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम पढ़ने से पहले हम एक और पढ़ेंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में हेमोफीलिया।
एक्स लिंक्ड रिसेसिव में हमारे पास एक और है हेमोफीलिया। देखो हेमोफीलिया एक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है जहाँ पर ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। जैसे हमारे में नॉर्मल कहीं पर अगर छोटा सा चोट लगता है तो 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ब्लड क्लॉट कर जाता है, पर ऐसे पेशेंट्स जिनको हेमोफीलिया है, जिनके जीन में कुछ डिफेक्ट है, उनमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता, ब्लड बहता ही जाता है, बहता ही जाता है। हल्के सा भी चोट लगा उनका तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ब्लड बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, इसका नाम है रॉयल डिजीज़। रॉयल डिजीज इनका नाम है। अब देखो ये हेमोफीलिया जो होता है, हेमोफीलिया दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है हेमोफीलिया ए और एक होता है हेमोफीलिया बी। टाइप्स, टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए जो होता है ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी की वजह से होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 हम रोमन में लिखते हैं, राइट। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो होता है यहाँ पर एब्सेंट होता है, बनता ही नहीं। क्यों नहीं बन रहा है? कुछ जीन में कुछ डिफेक्ट हुआ है, इस वजह से नहीं बन रहा है। तो इसकी वजह से होता है हेमोफीलिया ए। अब हेमोफीलिया बी जो होता है वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 एब्सेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एब्सेंट है, इसको बनाने वाले जीन में डिफेक्ट है। ये होता है हमारा हेमोफीलिया। ये भी कैसा है, ऑटोसोम एक्स लिंक्ड रिसेसिव, मतलब ये भी क्रिस क्रॉस फॉलो करेगा, मतलब मेल्स में ज़्यादा होगा, फीमेल्स में कम होगा। मेल्स में अगर एक क्रोमोसोम मेल को एक ही क्रोमोसोम चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए, तो अगर एक में भी प्रॉब्लम है, मतलब मेल को हेमोफीलिया हो रहा है, तो मेल का हेमोफीलिया होने का जो रेट है वो ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फीमेल्स में कम होगा। फीमेल्स कैरियर हो सकती है हेमोफीलिया के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारे पास। अभी तक जो हमने ये पढ़ा ये सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। ओके, जो भी ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव, सेक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट सेक्स क्रोमोसोमल जो होते हैं, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड, ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो होंगे सब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम में जो चेंज हुआ है, क्रोमोसोमल एबरेशंस जो अभी हमने पढ़ा या जीन म्यूटेशन जो हमने पढ़ा, उसकी वजह से कुछ डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होंगे वो हम पढ़ेंगे, जिनको हम बोलते हैं नॉन मेंडेलियन होते हैं। ये क्रोमोसोमल एबरेशंस की वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इसमें एक है हमारे पास डाउन सिंड्रोम, एक है क्लेनफिल्टर्स और एक है टर्नर्स। ठीक है, ये 3 हमें पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले डाउन सिंड्रोम से। डाउन सिंड्रोम में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर होती है ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। तो देखो क्रोमोसोम हमारे पास कितने हैं, हम बोलते हैं ह्यूमंस में टोटल 23 पेयर्स, मतलब 22 हमारे पास ऑटोसोम्स है, 22 पेयर्स, और एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास तो क्रोमोसोम का नंबरिंग जब किया हुआ है 22, तो ये हमारा क्रोमोसोम नंबर 21 है। यहाँ पर हमारे पास हमें क्या दिख रहा है, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स है, मतलब एक पेयर है, मतलब 2 यूनिट्स होंगे हमारे पास। ये वाला एक हो गया, ये वाला एक हो गया, और ये वाला एक हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये नॉर्मल है। अगर यहाँ पर 3 आ जाए तो क्रोमोसोम नंबर 21 में अगर 3 सिस्टर क्रोमैटिड्स आ जाए, इसी को हम कहते हैं ट्राइजोमी, मतलब 3 आ गए। ठीक है, अगर 4 हो जाते तो हम क्या कहते हैं, टेट्राजोमी। अगर 1 रह जाता तो हम क्या कहते हैं, मोनोजोमी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ गए, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर कंडीशन कैसी हो गई, ट्राइजोमी। तो ये जब 21 नंबर वाले क्रोमोसोम में यहाँ पर 3 सिस्टर क्रोमैटिड्स, यहाँ पर 2 की जगह 3 हो जाए, 3 यूनिट्स हो जाए,
ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ट्राइजोमी हो चुका है वो कंडीशन, और इसकी वजह से बच्चा जो होता है वो उसको एक डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो पैदा होंगे वो उनमें बहुत सारी डिफेक्ट बीमारियां होती हैं। ये यूजुअली क्यों होता है, ये होता है नॉन डिसजंक्शन की वजह से। ठीक है। मान लो यहाँ पर मम्मी के गैमीट्स बन रहे थे और यहाँ पापा के गैमीट्स बन रहे थे। ठीक है। तो जब मम्मी पापा के गैमीट्स बन रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे, 2n से n बनता है, ये गैमीट होगा, 2n से n बनेगा, ये गैमीट होगा, और फिर ये दोनों n मिलकर क्या बनाएंगे, बच्चे का 2n, ये बच्चे में 2n हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, बच्चे का क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया। पर जब मम्मी पापा के ये गैमीट्स बन रहे हैं, उस गैमीट्स में ही डिफेक्ट आ जाए तो किसी एक का गैमीट 2n की जगह पर 2n ही रह जाए, 2n ही रह जाए अगर, तो यहाँ पर अब बच्चा कैसा बनेगा, देखो अब यहाँ पे जो बच्चा बनेगा ये गैमीट में है, 2n किसका, 2n नहीं, n में, n क्रोमोसोम में 21 में एक ही होना चाहिए। बाकी सारे क्रोमोसोम्स जो है वो n है, बट जो 21 वाला है, 21 वाला जो क्रोमोसोम है वहाँ पर एक यूनिट नहीं 2 है, वहाँ पर ऐसे 2 आ गए। 21 वाला क्रोमोसोम जो है अलग अलग हो ही नहीं पाया, तो मम्मी के गैमेट में 21 क्रोमोसोम का एक पूरा पेयर है और एक 21 क्रोमोसोम पापा से भी आ रहा है। ठीक है। तो अब जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, बाकी जो क्रोमोसोम्स होंगे वो नॉर्मल बनेंगे, बट 21 वाला जो होगा वो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये इस वजह से होता है। और यहाँ पर जो बच्चा पैदा होगा उसमें बहुत सारे सिम्टम्स होंगे। एक तो देखो मेंटली रिटार्डेड होगा, पाम क्रीज, हाथ में जो लकीरें होती है बहुत कम होंगी, बहुत ही कम, नॉर्मल इंसान के जैसे भी नहीं होंगी, पाम क्रीज बहुत कम होंगी। और क्या होगा, इसका फेशियल जो फेस जो होगा वो देखकर ही पता चल जाएगा, फेस भी थोड़ा नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं होगा। फिर टंग क्लेफ्ट, अपर लिप में क्लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अपर लिप जो होते हैं वहां पर क्लेफ्ट हो सकता है। और पॉट बेलीड हो सकता है। पेट जो है वो घड़े के जैसा दिखेगा बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारे और इसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो बच्चा जो है वो यूजुअली नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा डे टू डे एक्टिविटीज़ में। ठीक है, ये हो गया हमारा डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है हमारे पास, एक है क्लाइनफिल्टर्स और एक है टर्नर्स। देखो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है ये होता है मेल्स में। ठीक है, यूजुअली हमारे पास XX फीमेल्स में होगा और XY मेल्स में होगा, पर यहाँ पर ट्राइजोमी हो जाता है ऑफ X क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पर X क्रोमोसोम्स, यहाँ पे भी ट्राइजोमी होता है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम का ट्राइजोमी हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ट्राइजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम हो जा रहा है, मतलब मेल में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मेल में XXY हो जाएगा, ऐसे मेल्स आएंगे। ठीक है, Y है तो मेल तो होगा ही होगा। ठीक है, पर 2X क्रोमोसोम, ये मेल में कंडीशन हो जाती है। अब जब मेल में ऐसे कंडीशंस हो जाएंगे तो एक 2X फीमेल्स में रहते हैं, तो फीमेल के जो फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो उनके एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम की वजह से आते हैं। तो जब मेल्स में 2X हो गए तो कुछ फीमेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्स में आने लगेंगे। ओके, उसमें से एक एग्जाम्पल है गाइनेकोमैस्टिया। मेल्स में मैमरी ग्लैंड्स डेवलप होने लगेंगे, मेल्स स्टेराइल हो सकते हैं।
ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगा। दिखने में मेल वैसा ही दिखेगा, बाहर से बिल्कुल बॉडी पोस्चर में कोई चेंज नहीं आएगी, थोड़ा सा गायनेकोमेस्टिया वाला कंडीशन दिखेगा, मैमरी ग्लैंड्स आने लगेंगे। ठीक है, मेल्स के रिप्रोडक्टिव फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, स्टेराइल हो सकता है। अब देखो यहाँ वजह से मेल में ये प्रॉब्लम हुई, अब फीमेल में जो यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर आता है उसको हम कहते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर्स। इसमें क्या होता है, फीमेल में से एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है, मतलब एक ही एक्स क्रोमोसोम है फीमेल में। तो ऐसी फीमेल्स क्या होती हैं, यूजुअली स्टेराइल होती हैं। ऐसी फीमेल्स यूजुअली स्टेराइल होती है। ये फीमेल्स में होता है, ये मेल्स में होता है। ठीक है, क्लाइनफिल्टर्स एंड टर्नर्स। तो ये हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस पढ़ने के पहले हमें थोड़ा सा एक कुछ डायग्राम्स देखने हैं, कुछ फिगर्स देखने हैं कि उसको देखकर हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो पेडिग्री चार्ट बना रहता है उसमें से मतलब हमें आइडेंटिफाई करना होगा मेल कौन है, फीमेल कौन है, ये बॉक्स क्या बताना चाह रहा है। तो एक उसका चार्ट है जो हमें पहले याद करना होगा। ठीक है, तो मैं पहले इसका एक चार्ट बना लेती हूँ कि क्या क्या वो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम पेडिग्री में एनालिसिस कैसे कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर जो डिसऑर्डर दिखाया हुआ है वो किस टाइप का है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हमारा था पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, देखो पेडिग्री एनालिसिस में पहले हमें जानना है ये सिंबल्स क्या इसका मतलब है। तो सिंबल्स में पहले हमें क्या जानना है, देखो सिंबल में एक जो है रेक्टेंगल शेप है, जो जिसको हम बोलते हैं कि रेक्टेंगल शेप अगर कहीं भी होगा तो मतलब वहां पर मेल को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, और सर्कल शेप जहां पर भी होगा फीमेल को सिग्निफाई कर रहा है। अब देखो यहाँ पर कोई शेड्स नहीं है, इसका मतलब हमें अभी कुछ पता नहीं है डिजीज है नहीं है। ठीक है, मतलब मोस्टली डिजीज नहीं ही है अगर यहाँ पर शेडिंग नहीं है तो। मेल और फीमेल हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अगर ये ऐसा काइट शेप का हो गया, ठीक है, काइट शेप का है मतलब सेक्स यहाँ पर पता नहीं है, मेल है फीमेल है क्या है, बच्चे का भी पता नहीं है, हमें बस बता दिया गया है कि कोई है, कोई एक इंडिविजुअल है, अब वो मेल है या फीमेल है हमें नहीं पता। फिर देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है शेडेड। यहाँ पर अगर शेड किया हुआ है इसका मतलब ये अफेक्टेड है, मतलब उसको जो भी डिजीज के बारे में वो पेडिग्री चार्ट है वो डिजीज से अफेक्टेड है वो इंडिविजुअल। ठीक है, नेक्स्ट अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है इसका मतलब उनकी शादी हो गई है। ठीक है, वहां पर फीमेल और मेल में मेटिंग हो रही है। ठीक है, मेटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट अगर देखो सिंगल लाइन है तब तो मेटिंग को डिनोट करता है। अगर वहीं पर डबल लाइन आ जाए, ठीक है, डबल लाइन आ जाए इसका मतलब मेटिंग हो रही है लेकिन बिटवीन रिलेटिव्स मीटिंग हो रही है, और इसको हम कहते हैं कंसैजिनस मैरिज। इसको हम कहते हैं कंसैजिनस मैरिज, रिलेटिव्स के बीच में ही आपस में ही मेटिंग हो रही है, उनकी शादी हो गई है। देखो अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, यहाँ पर अगर इस तरीके का बहुत सारे ऐसे लाइन जुड़े हुए हैं तो ऊपर के क्या होंगे, एक मेल एक फीमेल, ये हो जाएगा ये पापा ये मम्मी। ठीक है, और नीचे वाले जो है वो बच्चे हो जाएंगे, इनकी मेटिंग हुई, ये लाइन ड्रॉ है, इनकी मेटिंग हुई, इनकी शादी हुई। अब यहाँ पर बच्चे आए तो बच्चे भी जो देखो पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, अब बच्चे भी है तो वो फर्स्ट कौन आया है, पहला बच्चा क्या था, पहला बच्चा था फीमेल। ठीक है, उसके बाद मेल, तो इस ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट ये ऑर्डर है बच्चे का। ठीक है, पहला जो जन्म लिया था बच्चा वो फीमेल थी और सेकंड मेल था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने बोल दिया ये अगर इस तरीके का डायग्राम आए इसका मतलब कि पेरेंट्स है और बच्चे हैं। अब देखो यहाँ पर पेरेंट्स तो अफेक्टेड नहीं है डिजीज से, पेरेंट्स को कोई डिजीज नहीं है, बट यहाँ जो बच्चा है मेल चाइल्ड है वो अफेक्टेड है। ठीक है, उसको जो भी डिजीज के बारे में वो पेडिग्री चार्ट है वो हो चुकी है डिजीज। ठीक है, ये बताया जा रहा है। तो पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज। नेक्स्ट अगर इस टाइप से काइट शेप बता दिया गया है तो हमें पता है कि सेक्स तो यहाँ अनस्पेसिफाइड है, कुछ पता नहीं है मेल या फीमेल, और उसके बीच में से नंबर लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 5 बच्चे हैं वो अनअफेक्टेड है जिनका हमको सेक्स पता नहीं है। ठीक है, अगर यहीं पर जैसे 2 लिखा रहता तो पता होता 2 बच्चे हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि वो फीमेल है या मेल है, पर उनको डिजीज नहीं है, ये तो साफ है।
ओके। अब देखो किसी भी डिजीज का अगर पेडिग्री चार्ट ड्रॉ किया जाए तो कई बार आ सकता है क्वेश्चन कि बताओ कि ये पेडिग्री चार्ट किस टाइप के डिजीज का है, ठीक है। जैसे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ऑटोसोमल डिजीज है या वाई लिंक्ड है, इसको हमको पता करने को आ सकता है। हमें कैसे पता करना है? सबसे पहले ये पता करो, सबसे पहले चार्ट स्टडी करो, मेल फीमेल, बच्चे डिजीज्ड है, मम्मी पापा में से कोई डिजीज्ड है या नहीं है, कैसे पता चल जाएगा? इन सिंबल्स को, ये सिंबल्स याद रखने होंगे, ठीक है। उसके लिए ये सिंबल्स याद होना जरूरी है। अब जब हमें पता चल गया ये अफेक्टेड को बता रहा है, ये मेल है फीमेल है, ठीक है, बच्चे है, पहला बच्चा ये है, सेकंड बच्चा ये है, थर्ड बच्चा ये है, अब इनमें से किसको डिजीज है, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है? पहले देखना है कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है वो ट्रेट, ठीक है। डोमिनेंट अगर होगा तो वो हर जनरेशन में दिखेगा। जैसे एक जनरेशन पेरेंट्स का हुआ, सेकंड जनरेशन बच्चों का हुआ। यहाँ पर देखो डिजीज जो है वो डोमिनेंट नहीं है। जिस भी डिजीज के बारे में ऐसा पेडिग्री चार्ट होगा, वैसे इतना छोटा चार्ट होता नहीं है, यूजुअली और लंबे होते हैं, और यहाँ पर बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, ठीक है, ऐसे बताया जाएगा। बट फॉर एग्जाम्पल अगर ये इतना छोटा सा हम एक पेडिग्री चार्ट ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? पेरेंट्स को कोई डिजीज नहीं है और बच्चे को डिजीज है। इसका मतलब जनरेशन स्किप हुआ है, ठीक है। एक जनरेशन में डिजीज नहीं था, एक जनरेशन में डिजीज आ गई है। तब ऐसा तब होता है जब वो जो डिजीज है वो रिसेसिव होता है, ठीक है, वो रिसेसिवली इनहेरिट हो रहा है, वो डोमिनेंट नहीं है। क्योंकि हमने जब मेंडल का क्रॉस पढ़ा था, हमने देखा था डोमिनेंट वाला कैरेक्टरिस्टिक हर एक जनरेशन में हमें मिल रहा था, कहीं पर भी स्किप नहीं हो रहा था। पर जो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक था वो F1 जनरेशन में नहीं था, तो एक जनरेशन स्किप हो गया। तो कभी भी अगर डोमिनेंट डिजीज होगी तो वो जनरेशन स्किप नहीं करने वाली है। नेक्स्ट, अगर वाई लिंक्ड डिजीज है, ठीक है, अगर वाई लिंक्ड डिजीज है तो वो सिर्फ मेल टू मेल ट्रांसफर होगी, क्योंकि वो वाई क्रोमोसोम में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वाई क्रोमोसोम फीमेल में नहीं जाएगा। तो पापा अगर डिजीज्ड है तो बेटा डिजीज्ड होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऐसे डिजीज जो होते हैं वो होते हैं होलैंड्रिक, जो सिर्फ मेल टू मेल ट्रांसफर होते हैं। फादर को डिजीज है तो सन को डिजीज इनहेरिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्स लिंक्ड, ठीक है। वाई लिंक्ड तो सबसे इजी है समझना। अब देखो नेक्स्ट है एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड में अब हमारे पास डोमिनेंट हो सकता है और रिसेसिव हो सकता है। अब एक्स लिंक्ड ऐसा तो कुछ नहीं है। एक्स लिंक्ड मदर से किसी भी एक सन को भी जा सकता है, डॉटर को भी जा सकता है, और फादर में भी एक एक्स क्रोमोसोम होता है, तो वो एक इसको फादर का एक्स क्रोमोसोम यूजुअली जो है डॉटर में जाता है, ठीक है। फादर का एक्स क्रोमोसोम डॉटर में जाएगा, फादर का एक्स क्रोमोसोम कभी भी सन में नहीं जाएगा, क्योंकि फादर अपना वाई क्रोमोसोम सन को देता है। मदर से एक क्रोमोसोम लड़की में जाएगा, एक क्रोमोसोम लड़के में जाएगा। अब यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव देखने का क्या तरीका है? तो देखो अगर हमें पेडिग्री चार्ट में हमें यहाँ पर पता चल रहा है ये चिल्ड्रन है, इनमें से अगर सारे के सारे डॉटर्स डिजीज्ड है, ठीक है, मान लो अगर पेडिग्री चार्ट कुछ ऐसा है, अगर सारी की सारी डॉटर्स डिजीज्ड है, ठीक है, मतलब ये क्या लड़की फीमेल को सिग्निफाई कर रहा है सर्कल। यहाँ पर देखो बच्चे हैं, बच्चे में ये भी डिजीज्ड है, ये भी डिजीज्ड है, तो इसका मतलब डेफिनेटली फादर डिजीज्ड होंगे अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट होगा, क्योंकि फादर का एक्स क्रोमोसोम जो है वो ही डॉटर में जाता है। फादर का एक्स क्रोमोसोम कभी लड़के में नहीं जाएगा, कभी सन में नहीं जाएगा। समझ में आया? फादर में क्या होता है हमारे पास एक्स और वाई, फादर का होता है, तो आधा आधा हमें भेजना है, तो वाई क्रोमोसोम अगर फादर का चला गया तो मतलब वो लड़का बन जाएगा, अगर एक्स क्रोमोसोम गया मतलब वो लड़की रहेगी, ठीक है। तो अगर सारी की सारी लड़कियां डिजीज्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, वो डिजीज, वो एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आया होगा? फादर से आया होगा, ठीक है, फादर से आया होगा, तो फादर को भी डिजीज होंगे ही होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है रिसेसिव। अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव पता करना है तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो करता है। इसका मतलब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब कि अगर मदर डिजीज्ड है तो बेटे को डिजीज होगा, ठीक है। मदर अगर डिजीज्ड है तो बेटे को डेफिनेटली डिजीज होगा ही होगा। ये होता है हमारा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। जरूरी नहीं है कि अगर मदर डिजीज्ड है तो बेटी डॉटर भी डिजीज्ड होगी, ये जरूरी नहीं, पर बेटा तो 100% डिजीज्ड होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है। एक एक्स क्रोमोसोम है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक एक्स क्रोमोसोम जो सन है उसको कहाँ से मिलता है? उसको मदर से मिलता है, उसको फादर से नहीं मिलता। तो मदर डिजीज्ड है तो सन तो डेफिनेटली डिजीज्ड होगा, ठीक है। ये सब चीजें याद रखनी होगी, तभी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ओके, सो हमारा यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर खत्म होता है।
ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड होपफुली समझ में आया हो ये चीज़ें। ये प्रैक्टिस करने पर धीरे धीरे आ जाएंगी, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा और चीज़ें याद करनी होगी, सिंबल्स याद करने होंगे। ठीक है, थैंक यू।